So the next property is displacement reaction. In the series of chemical properties of metals and non metals जो हम बात कर रहे हैं उसमें हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी आ जाती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस को लेकर के। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस को समझने के लिए एक सीधा सा बेसिक कॉन्सेप्ट था हमारे पास रिएक्टिविटी सीरीज़ का। रिएक्टिविटी सीरीज़ में हमने देखा था कि जो हायर रिएक्टिव मेटल होती है, जो हाईएस्ट रिएक्टिविटी को रखती है, वो लेस रिएक्टिव मेटल को क्या कर देती है, उसी के सॉल्यूशन में से डिस्प्लेस कर देती है। तो वो रिएक्शन हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाती है। तो बेसिकली यहाँ पर हमने एक एग्जांपल लिया आयरन का कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के साथ। जब हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में, ये जो ब्लू कलर का सॉल्यूशन टेस्ट ट्यूब के अंदर हमें दिखाई दे रहा है, ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। इस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर हमने क्या किया, एक धागे से बांध करके दो नेल्स लटका दी, दो कील हमने ले ली बेसिकली नेल्स, और उनको धागे से बांध के इस टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने लटका दिया। कुछ टाइम के बाद हमने ये देखा कि ये जो ब्लू कलर था, ये टेस्ट ट्यूब का ब्लू कलर कन्वर्ट हो गया इस कलर में, यानी कि एक तरीके से वो रिएक्शन का जो डार्क कलर था वो कन्वर्ट हो गया लेस डार्क हो गया, यानी कि लाइट कलर में कन्वर्ट हो गया, या आप कह सकते हो कि वो कलरलेस हो गया। तो यहाँ पर जो कलर चेंज हमें दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है इसकी वजह से, क्योंकि आयरन जो है वो मोर रिएक्टिव है, हाईएस्ट रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू दी कॉपर। तो आयरन कैन डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स ओन सोल्यूशन। कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में से कॉपर को डिस्प्लेस करके आयरन अपने आप क्या बना लेगा, अपना एक नया सोल्यूशन बना लेगा, जिसकी वजह से कॉपर सल्फेट का जो कलर है, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन का जो ब्लू कलर है वो डिसअपियर हो जाएगा। तो इस तरीके की केमिकल प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसके अंदर मेटल ए और एक मेटल का सोल्यूशन होगा। एक मेटल होगी जो रिएक्टिव ज़्यादा होगी, एक सॉल्ट का सोल्यूशन होगा, यानी मेटल का सॉल्ट का सोल्यूशन होगा। तो मेटल सॉल्ट सोल्यूशन में से मेटल को डिस्प्लेस करेगी। अब यहाँ पर वो जो रिएक्टिविटी सीरीज़ की हम बात कर रहे हैं, वो रिएक्टिविटी सीरीज़ यहाँ रिप्रेजेंट हमने करी है। इस सीरीज़ में सबसे अपर टॉप लेवल पर जो मेटल रखी होती है दैट इज़ पोटेशियम। सबसे ऊपर यहाँ पर पोटेशियम है, आफ्टर देन सोडियम। सबसे ऊपर पोटेशियम है, आफ्टर देन सोडियम, देन कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड। इस तरीके से हम हाईएस्ट रिएक्टिव मेटल से होते हुए, मॉडरेट रिएक्टिव मेटल से होते हुए लीस्ट रिएक्टिव मेटल की तरफ जाते हैं। तो गोल्ड जो होती है सबसे ज़्यादा लीस्ट रिएक्टिव मेटल कंसीडर की जाती है, जिसकी वजह से ये ना तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में पार्टिसिपेशन देने वाली है, ना ही ये किसी और दूसरी चीज़ को किसी सॉल्यूशन के अंदर से डिस्प्लेस करने वाली है। तो सिल्वर और गोल्ड जो होती हैं उनको हम नेटिव मेटल्स भी बोलते हैं। इनका जो नाम है उनको नेटिव मेटल्स भी बोला जाता है। दूसरी चीज़, ये नेचर में हमेशा फ्री स्टेट में मिलती हैं। फ्री स्टेट में क्यों मिलती हैं? क्योंकि इनके अंदर रिएक्टिविटी की टेंडेंसी ही नहीं है, तो ये रिएक्शन में पार्टिसिपेशन नहीं करती, और जब रिएक्शन में पार्टिसिपेशन नहीं करेंगी तो इनकी कंबाइंड फॉर्म हमें नेचर में नहीं मिलेगी। ये हमेशा प्योर स्टेट पर देखने के लिए मिलती हैं। तो जैसे जैसे हम डाउन टूवर्ड्स आते हैं इस सीरीज़ में, तो रिएक्टिविटी क्या होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है ऑफ दी मेटल्स। अब अगर बात करें इसी सिक्वेंस में आगे, तो नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन यहाँ से जनरेट होता है कि हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट, कि ऐसा क्या होता है इन दोनों के बीच कि ये आपस में रिएक्शन कर लेती हैं। तो इनकी रिएक्शन को समझने के लिए एक सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि आपको हमेशा ध्यान रखना है कि मेटल क्या करती हैं। आपको हमेशा ये चीज़ ध्यान रखनी है, आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि मेटल की टेंडेंसी क्या है और मेटल करती क्या है, और नॉन मेटल की टेंडेंसी क्या है और नॉन मेटल क्या करती है। तो मेटल्स की अगर हम बात करें तो मेटल्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करती हैं। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी मेटल्स के अंदर पाई जाती है, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी नॉन मेटल्स के अंदर पाई जाती है। तो जब ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करेंगी तो मेटल्स कन्वर्ट हो जाती हैं अपने पॉजिटिव आयन में, इसका मतलब कैटायन में। नॉन मेटल्स जैसे ही गेन करेंगी ये कन्वर्ट हो जाएंगी नेगेटिव आयन में, यानी कि एनायन में। तो एक इलेक्ट्रो पॉजिटिव बन जाते हैं और दूसरे इलेक्ट्रो नेगेटिव बन जाते हैं। अब इलेक्ट्रो पॉजिटिव और इलेक्ट्रो नेगेटिव का मतलब हो गया पॉजिटिवली चार्ज स्पीशी और नेगेटिवली चार्ज स्पीशी, और दोनों ही आयंस, दोनों ही चार्ज क्या हैं, डिफरेंट हैं, अनलाइक चार्ज हैं। और हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि अनलाइक चार्ज ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर वाइल लाइक चार्ज ऑलवेज रिपेल ईच अदर। तो कभी भी किसी रिएक्शन में अगर कोई मेटल और नॉन मेटल पार्टिसिपेशन दे रहे हैं तो इसका मतलब ये होगा कि वो अपोजिट पोल्स जनरेट करेंगे। अपोजिट पोल्स जनरेट करने का मतलब है मेटल पॉजिटिव पोल बनाएगा, नॉन मेटल नेगेटिव पोल बनाएगा, और ये दोनों फोर्स ऑफ अट्रैक्शन करते हुए अपना स्टेबल ऑक्टेट बनाएंगे और बॉन्डिंग कर लेंगे। अब इसको हम कैसे समझेंगे, हमने एक बेसिक एग्जांपल ले लिया सोडियम क्लोराइड का। तो सोडियम क्लोराइड के केस में मैंने सोडियम एटम लिया, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281 होता है,
लेकिन जैसे ही सोडियम, क्योंकि मेटल है तो ये एक इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगी, सोडियम जैसे ही अपने अंदर से एक इलेक्ट्रॉन का लॉस करती है, ये यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन हट जाएगा और इसका आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s रह जाएगा। जब एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी तो इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आया इसका नाम हो गया सोडियम कैटायन। ऑन दी अदर हैंड अगर हम क्लोरीन की बात करते हैं तो क्लोरीन का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 287। हर एलिमेंट को 8 इलेक्ट्रॉन करने होते हैं अपने आउटरमोस्ट शेल में, ऑक्टेट रूल हमने पढ़ा है। तो ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से सोडियम लॉस करता है वही इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन गेन कर लेता है। तो एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन जैसे ही गेन करेगा, ये आ गया इलेक्ट्रॉन प्लस में हमने लिखा इसके साथ, तुरंत ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, क्लोराइड नेगेटिव आयन में। ये बेसिकली कौन सा बन गया, क्लोराइड एनायन बन गया। इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, आउटरमोस्ट शेल में 8 हो गए। अब ये दोनों क्योंकि चार्ज स्पीशी हो गए, एक सोडियम पॉजिटिव हो गया और दूसरा क्लोराइड निगेटिव हो गया, तो इन दोनों के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा। सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करना है क्लोराइड आयन को, क्लोरीन को, जिसकी वजह से क्लोरीन के भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं और सोडियम के भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, और इन दोनों के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करने लगती है जो कि सिंगल बॉन्ड से रिप्रेजेंट होती है। क्योंकि यहाँ पर केवल एक एक इलेक्ट्रॉन का ही शेयरिंग हो रही है, केवल एक एक इलेक्ट्रॉन का ही ट्रांसफ़र हो रहा है, तो उस केस में जो बॉन्ड बनता है वो भी सिंगल बॉन्ड बनता है। अगर दो दो इलेक्ट्रॉन के लिए या दो दो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो तो यहाँ पर बनने वाला बॉन्ड कैसा होगा, डबल बॉन्ड होगा। इसको फर्दर एक और एग्जांपल लेकर के अगर हम समझें तो कैसे हम इसको समझ सकते हैं, उसके लिए मैं बताता हूँ। जैसे कि हमने एक एग्जांपल ले लिया मैग्नीशियम का और ऑक्सीजन का। अब मैग्नीशियम जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 282, इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 282। ऑक्सीजन की मैं बात कर रहा हूँ तो ऑक्सीजन का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 6। अब क्योंकि दोनों को अपने आउटरमोस्ट शेल में, आउटरमोस्ट ऑर्बिटल में 8 इलेक्ट्रॉन करना है, तो इसके 8 कब होंगे, जब ये 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र करेगा टू दी ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के 8 कब होंगे, जब ये 2 इलेक्ट्रॉन का कर लेगा गेन। तो जैसे ही मैग्नीशियम 2 का लॉस करता है इसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ऑक्सीजन 2 का गेन करता है तो इसके ऊपर 2 निगेटिव चार्ज आ जाता है। और क्योंकि इन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र किया है जिसकी वजह से मैग्नीशियम ऑक्साइड के बीच में डबल बॉन्ड बनता है। तो इस तरीके से मेटल और नॉन मेटल आपस में रिएक्शन में पार्टिसिपेशन देती हैं। हमें ये चेक करना होता है कि इलेक्ट्रॉन्स कितने पार्टिसिपेट हुए हैं। एक होगा तो वहाँ पर एक बॉन्ड बनेगा, 2 होंगे तो वहाँ पर 2 बॉन्ड बनेंगे। अब ये जो कंपाउंड्स जनरेट हुए जिनके ऊपर आयंस आए या जो आयंस की हेल्प से बने, जैसे सोडियम क्लोराइड की अभी हमने बात करी NaCl, या मैंने मैग्नीशियम ऑक्साइड की बात करी MgO, ऐसे कंपाउंड्स जब पानी में डिसॉल्व किए जाते हैं या वाटर के अंदर डिसॉल्व किए जाते हैं तो ये आयोनाइज हो जाते हैं, और आयोनाइज होते ही ये अपने अंदर से Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव बनाएगा, ये Mg2 पॉजिटिव और O2 नेगेटिव बनाएगा। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम बोलते हैं आयोनिक कंपाउंड्स, बिकॉज दे कैन बी आयोनाइज इन दी वाटर। तो इनकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, हम कैसे पता लगाएंगे कि कौन से कंपाउंड्स को आयोनिक कंपाउंड्स हम कहते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी जिसके बिहाफ पे हम ये आइडिया कर सकते हैं कि वेदर द कंपाउंड इज आयोनिक, कोवलेंट और इलेक्ट्रोवलेंट, या कौन सा वो कंपाउंड है, तो पहली प्रॉपर्टी ये होती है कि ये ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन की हेल्प से बनते हैं। जब तक एक स्पीशी दूसरी स्पीशी को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र नहीं करेगी तब तक वो अपने आयंस में कन्वर्ट नहीं होंगे, और जब तक आयंस नहीं बनेंगे तब तक आयोनिक कंपाउंड की फॉर्मेशन नहीं होगी। दूसरी चीज़, ऐसे कंपाउंड जो नेचर में हमें क्रिस्टलाइन सॉलिड फॉर्म में मिलते हैं यानी कि हार्ड होते हैं, वो आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं। यानी NaCl की बात करें तो NaCl का एक क्यूबिक क्रिस्टल पाया जाता है जो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, बहुत ज़्यादा क्रिस्टलाइन नेचर में पाया जाता है। आयनिक कंपाउंड्स क्योंकि हार्ड हैं, क्रिस्टलाइन है, इसी वजह से इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं। जो चीज़ बहुत ज़्यादा क्रिस्टलाइन नेचर में मिलने वाली है उसका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट जनरली क्या मिलेगा, हाई मिलेगा। सॉल्युबिलिटी की बात कर रहे हैं तो पानी के अंदर ये डिसॉल्व हो सकते हैं क्योंकि अपने आयंस में स्प्लिट हो जाते हैं, तो पानी के अंदर इनकी सॉल्युबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है। लेकिन अगर मैं बात करूँ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स की, जैसे कि पेट्रोल, केरोसिन वगैरह में या ईथर वगैरह में या बेंजीन के अंदर, तो ये सॉल्युबल नहीं है क्योंकि ये अपने आयंस में स्प्लिट नहीं हो सकते। जितने भी आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं वो आसानी से मोल्टन स्टेट में या एक्वस स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयंस। जो स्पीशी आयंस में स्प्लिट हो सकती है वो आसानी से क्या करेगी, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करेगी। जैसे यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिया NaCl का, तो NaCl के अंदर क्या हो रहा है, जैसे ही मैं इसको पानी में डिसॉल्व करूँगा तुरंत ये अपने Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन में स्प्लिट हो जाएगा।
जो हमने यहाँ पर ग्रेफाइट के 2 इलेक्ट्रोड्स लगाए हुए हैं उनको बैटरी से कनेक्ट करते ही उनके अंदर एक चार्ज क्रिएट होना, जनरेट होना शुरू हो जाएगा। तो अगर ये आयन्स में स्प्लिट नहीं होता, NaCl अगर आयन्स में स्प्लिट ना हो, आयोनाइज ना हो, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन देखने के लिए नहीं मिलेगा। अब कैसे पता चला कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हुई है? यहाँ पर हमने बैटरी के साथ एक बल्ब लगाया, अगर बल्ब ग्लो कर गया तो इट मीन्स ये कंपाउंड आयोनिक था और आयोनिक कंपाउंड की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी डेवलप हुई। अगर ये नॉन आयोनिक होता यानी कि आयोनिक ना हो तो उस केस में बल्ब ग्लो नहीं करेगा और हम कहेंगे कि वो कंपाउंड आयोनिक कंपाउंड नहीं है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं